पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया कि सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस को लड़ाना चाहती है और किसको नहीं लड़ाना चाहती। तो बिलाखिर उन्होंने फैसला किया कि बिला मुकाबला ये इलेक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले अपोजिशन के साथ बातचीत की थी और अपोजिशन के साथ एक फार्मूला तय किया था जिसमें यह तय पा गया था कि 5 अरकान सेनेट के आएंगे अपोजिशन की जानिब से और 6 आएंगे हुकूमत की जानिब से। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक दूसरा ग्रुप है जो इस बिला मुकाबला इलेक्शन की मुखालफत कर रहा है वो नंबर इससे ज़्यादा बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 सेनेटर, बड़े अजीबोगरीब दावे वो कर रहे हैं कि मुंतखब वो करवा सकती है। बहरहाल ये तो बात कंफर्म है कि जितने सेनेटर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए हैं यानी 6 का नंबर, उनसे एक सेनेटर कम से कम वो ज्यादा और बनवा सकते थे और इसके लिए आदाद शुमार जो है वो बहुत ही क्लियर है। अब जो नाम फाइनल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये फैसला किया कि इन्हें सेनेटर बनाया जाएगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने इसकी तौसीक की है और दावा यह किया जा रहा है कि ये जो नाम फाइनल किए गए हैं 6 के 6 ये मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने फाइनल किए हैं। और ये दावा बैरिस्टर सैफ की जानिब से सामने आया और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस लिस्ट के हमायती हैं उनकी जानिब से सामने आया। मुराद सईद हैं जी, फैसल जावेद खान है, मिर्जा खान आफरीदी हैं, इनके नाम के ऊपर बहुत तनकीद हुई है और पीर नूरुल हक कादरी साहब है। खवातीन की नशिस्तों में रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट नशिस्त के ऊपर आदम सवाती हैं, जबकि बाद में एक सानिया निश्तर साहबा की एक जो सीट खाली हुई है उस पर मिशाल यूसुफजई को नामजद किया गया कि वो वहां पर इलेक्शन लड़ेंगी। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फैसला कर दिया कि बिला मुकाबला इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन बिला मुकाबला इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरूरी यह है कि वो कुछ भी करके जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनसे कागजात नामजदगी वापस करवाए। अब इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर खड़ा है और कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए उम्मीदवार तैयार नहीं है। उम्मीदवारों ने बार बार मीटिंग्स की हैं आपस में और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने नजरियाती कारकुन हैं उनके साथ बैठे तो वहां पर यह फैसला हुआ कि डट जाओ और कागजात नामजदगी वापस नहीं लेने, आप मुकाबला करें, हम पार्टी से कहेंगे और एमपीए से कहेंगे कि वो आपको वोट डालेंगे और आपको सेनेटर बनाएंगे। अब ये रोला पड़ गया, एक तरफ पीटीआई कह रही है बिला मुकाबला करना है, दूसरी तरफ पीटीआई ही कह रही है कि जी बिला मुकाबला नहीं करना, बल्कि जो सरमायादारों को टिकट दिया गया है ये काम गलत किया गया। होना यह चाहिए कि वर्करों को टिकट दिया जाए, क्योंकि वर्करों को टिकट दिया नहीं गया लिहाजा वर्करों का यह हक है कि वो जाकर इलेक्शन लड़े। अब यहां पर सरप्राइज भी आ सकता है क्योंकि इससे पहले सरप्राइज खैबर पख्तूनख्वा को मिल चुके हैं बहुत सारे, ये एक सरप्राइज और भी खैबर पख्तूनख्वा को मिल सकता है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की वो डरी हुई है, वो बार बार मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात के अब तक होने वाले 2 दौर जो है वो नाकाम हो गए हैं। इससे पहले कारकुनों ने यह भी कहा था कि वज़ीर आला हाउस का घेराव भी करेंगे, वो ये भी कह रहे थे कि एमपीएस को भी रोकेंगे और वो मुदाखलत करेंगे हर सूरत इस इलेक्शन के अंदर और वो बिला मुकाबला इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम हो गया। अली अमीन गंडापुर नाराज सेनेट उम्मीदवारों को दस्तबरदारी के लिए ना मना सके, ये मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं और हर जगह पे ये खबरें हैं। इरफान सलीम साहब का कहना है ये उम्मीदवार है सेनेट के इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी हैं, 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया ये इमरान खान के साथ हैं। तो उनका कहना था कि हम सेनेट इलेक्शन से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। अब ये मामला पार्टी की सियासी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है जो इस पर फैसला करेगी। बहरहाल वो जो मेरे पास आखिरी इत्तला आई तब तक तो ये लोग नहीं माने थे, लेकिन इनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि ये लोग मान जाए और बिना मुकाबला इलेक्शन हो जाए। और इसमें लालच वाला जो दिया गया कि यही होता है ना कि आपको मुशीर बना देते हैं, आपको कोई खास ओहदा दे देते हैं, आपके कुछ लोग हैं उनको भी एडजस्ट कर देते हैं, आपको कुछ फंड्स भी दे देते हैं, अगला जो इलेक्शन आएगा वो आपको लड़वा देंगे। तो ये इस किस्म की चीजें होती हैं जो हुकूमत के पास बहुत सारा कुछ होता है बांटने के लिए, तो वो बांटने के लिए कह रहे हैं। बहरहाल इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के इस इलेक्शन को लड़के या ना लड़के क्या कोई तब्दीली लेगी बहुत बड़ी? क्या इन इलेक्शंस को जीत के वो हुकूमत गिरा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या इन इलेक्शंस को जीत कर वो हुकूमत बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या इन इलेक्शन के जरिए से वो कोई आईनी तरमीम होने से रोक सकते हैं? तो जवाब है नहीं। तो जब कोई भी काम आप नहीं कर सकते तो यह साबित करना क्या जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो जाए कि अपने नजरियाती कारकुनों की जगह वो सरमायादारों को टिकट दे दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ये एक बदनामी है जो इलेक्शन लेकर आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कारकुन से ज्यादा सरमायादार की अहमियत है। और क्या ऐसी तहरीक इनकलाब की जानिब जा सकती है जहां पे सरमायादार जो है उन्हें एक कदम आगे रखा जाए? बाकी लोग देखें, बाकी पार्टियां भी सरमायादारों को टिकट देती है। सेनेटर तलहा महमूद कौन है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है सब जानते। दिलावर खान साहब कौन है, पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है सब जानते हैं।
और बहुत सारे अमीर अमीर लोग हैं। या तो वो लोग आ जाते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूरी नजर होते हैं, या वो लोग आ जाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या वो दोनों तरह के लोग आ जाते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूरी नजर भी होते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है। तो वो सेनेटर बनकर आकर बैठ जाते हैं। एक पोजीशन है ना, उस पोजीशन को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में टोटल 102 बंदे हैं, तो ठीक है मैं भी सेनेटर हूं जी, मेरे पास प्रोटोकॉल है, मैं जहाज में जाऊं, एयरपोर्ट पे जाऊं, बाहर जाऊं, तो जरा हटो बच्चों किस्म का एक माहौल बन जाता है। तो अमीर लोग जिनके पास अरबों खरबों रुपया होता है, उनके दिमाग पे फिर ये खुन्नस रहता है कि जनाब सेनेटर बनना चाहिए, जरा प्रोटोकॉल, जरा आवाज चलनी चाहिए हमारी। बहरहाल क्या सरमायादारों को इमरान खान साहब ने वैसे जो नजरिया बताया पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, वो तो ये था कि एक आम तबके को आगे लेकर आना है सियासत के अंदर, जो अवाम में से हो। अवाम में से वही होगा ना जो आम आदमी होगा, और पैसे का असर रसूख पाकिस्तान की सियासत के अंदर खत्म करना है। ये इमरान खान साहब का एक्चुअल जो नजरिया है जिसके ऊपर वो बार बार बात करते रहे, वो तो ये है। मगर हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सरमायादार के सामने सरेंडर किया है, और ना सिर्फ सरेंडर किया बल्कि पाकिस्तान के मीडिया को और सबको यह बताया कि यह सरेंडर हमारी जानिब से नहीं है, यह फैसला इमरान खान साहब ने किया है। यानी मिर्जा अफरीदी वाला फैसला उन्होंने डाल दिया इमरान खान साहब के खाते में। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये काम करती हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी अगर ये काम करती है तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो कुछ करती हैं और तरीके इंसाफ भी अगर यही काम करती है तो फर्क कम हो जाता है ना, या फर्क खत्म हो जाता है। इससे ना एक मायूसी फैल रही है उन कारकुनों में जो जोर लगाते हैं जब वो ये देखते हैं कि उनकी तरह की कुर्बानी देने वाले लोगों की हैसियत नहीं है, और जो पैसा लेकर आ रहा है उसकी हैसियत है। जल्दी पर तेल का काम करते हैं। अब फवाद चौधरी साहब जैसा एक स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा जी मेरे पास भी 50 करोड़ होता तो मैं भी आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर होता। अब हर आने वाले दिन में कोई ना कोई बंदा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इस वक्त बाहर है और वापस आना चाहता है, जिसने मुश्किल वक्त नहीं देखा, हालांकि फवाद चौधरी ने तो बहुत मुश्किल वक्त देखा, बहुत सारे लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त नहीं देखा जो वापस आना चाहते हैं उनके पास ये जवाब है। वो ये कह सकते हैं कि जनाब पैसे ले लो और हमें भी वापस आने दो, हमें भी वापस पार्टी के अंदर ले लो। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये वाला इलेक्शन ना लड़कर, यानी बिला मुकाबला करके, एक बात तो तस्लीम की है कि जो अदालती फैसला है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तस्लीम है। यानी अदालती फैसले के बाद जो एक नई अददी हैसियत है असेंबली के अंदर अपोजिशन की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उन्हें ज्यादा नशिस्तें देकर वो अददी हैसियत और वो फैसला तस्लीम कर लिया। सादा लफ्जों में आप ये कहें कि जिस फैसले के खिलाफ ये अपीलें करने जा रहे हैं और जिस फैसले के खिलाफ ये बोलते हैं और ये कहते हैं जनाब ये फैसला दुरुस्त नहीं हुआ, ये मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन का हक नहीं है, और वाकई नहीं है। कि आप किसी भी जाफिये से देखें, कोई भी आदमी इंसाफ और कानून वाला होगा वो कहेगा कभी भी इनका हक नहीं है अपोजिशन का। लेकिन एक तरफ कहते हैं ये इनका हक नहीं है, दूसरी तरफ उस हक को तस्लीम करते हुए उन्हें 5 नशिस्तें बिला मुकाबला दे भी रहे हैं बगैर लड़े। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डर इस बात का है कि होगा ये कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो उनके एमपीएच बिक जाएंगे। वैसे अब खरीदने के लिए टाइम ही कितना रह गया है, लेकिन खरीदने वाले तो जो है वो जबानी कलामी भी खरीद लेते हैं, यानी जबान दे देते हैं कि आपको हम ये देंगे, आप वोट यहां डालेंगे, और जबान के ऊपर भी काम हो जाता है। बहरहाल एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, मोहम्मद एजेंसी से दोबारा विजुअल्स आए और बहुत बड़े पैमाने पर जुमे वाले दिन लोग निकले हैं और अमन मार्च हुआ है, बड़ी तादाद में अवाम निकले। अवाम का दोबारा वही मुतालबा था, वो ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और अपने वसाइल और अपने हुकूक के लिए आवाज उठा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी कबायली इलाके हैं वहां आवाम बार बार निकलती है और वो एक ही बात करती है कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं, हर किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो यहां पे हमारे इलाके में ना किया जाए, अमन व अमान हमारा बहाल किया जाए और यहां पे दहशतगर्दी को खत्म किया जाए और जो हमारे मादनी वसाइल है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हमारे मादनी वसाइल हमारे ऊपर खर्च हों, ना कि कोई और उनके ऊपर कंट्रोल करे। नाज़रीन, एक और कुछ तस्वीर आई हैं, ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये बलूचिस्तान पूरे में बहुत वायरल हुई है। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हर तरफ ये तस्वीर फैल रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर बेशुमार लोगों ने इन तस्वीर को देखा है और ये एक बाप बेटी की तस्वीर है। आपको मैंने मारंग बलोच की तस्वीरें दिखाई थी, वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और रियासत उनसे डरी हुई है, वो मारंग बलोच है। और ये अब तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बेबो बलोच है जो गुज़िश्ता 4 माह से गैर कानूनी हिरासत में है। और ये बेबो बलोच के साथ जो साहब खड़े हुए हैं ना, ये मामा गफ्फार बलोच है, ये बेबो बलोच के वालिद हैं, एक आम आदमी है, वालिद है। बेटी को अंदर किया हुआ इसलिए कि बेटी बोलती बहुत है, सवाल पूछती है, आईनी और कानूनी हकूक मांगती है। बेटी जबरी तौर पे लापता किए गए लोगों के बारे में सवाल पूछती है। बेटी अपने वसाइल पर और अपने हुकूक पर आवाज उठाती है। तो बेटी इसलिए अंदर है, बाप इसलिए अंदर है कि बेटी नहीं टूट रही, और बाप इसलिए अंदर है कि उसने ऐसी बेटी पैदा क्यों की या ऐसी बेटी की परवरिश क्यों की। इस किस्म के जो मैसेजेस हैं वो आपको पूरे बलूचिस्तान में वहां आपको मिलेंगे और लोग उन्हें फैला रहे हैं।
यानी यहां पे जो है वो सीबीदीन बलोच साहबा कहती हैं कि ये सिर्फ एक जज्बाती लम्हा नहीं, ये तारीख के सीने पर वो जख्म है जो मुजामत, कुर्बानी और रियासती जबर के सामने ना झुकने वाले हौसले की रोशन गवाही देता है। ये बाप बेटी एक ही जेल में कैद थे, जहां एक आधी मुख्तसर मुलाकात की इजाजत थी, चंद लम्हे, चंद बोल और फिर तन्हाई की तवील जो है वो दौरानिया शुरू हो जाता था। और फिर उन्होंने बताया 10 दिन पहले इन्हें अलग अलग थानों में मुंतकिल कर दिया गया और यह सोचा गया कि शायद इन्हें अलग रखा जाएगा तो ये जल्दी टूट जाएंगे इनके हौसले। मगर आज जब वो अदालत के सामने आए तो ये बाप बेटी की मुलाकात ना थी, बल्कि 2 मुजामतों का सामना था और 2 दास्तानें आमने सामने खड़ी थी। तो ये लोग रोते नहीं हैं बलोच, अब मैं ये देख रहा हूं जो लोग एहतजाज करते हैं या खवातीन खास तौर पे, बल्कि इनकी आंखों में हमें नजर आता है एक अज़म और एक रिएक्शन नजर आता है रियासती जबर के खिलाफ कि लोगों की जबरी तौर पे जो गुमशुदगियां हैं वो बंद की जाएं, लोगों के हकूक उन्हें वापस दिए जाएं, बलूचिस्तान के जो नाम के ऊपर जो फंड इकट्ठे किए जाते हैं वो बलूचिस्तान पे खर्च किए जाएं। बहुत सारी इनके शिकवाएं हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। अभी तो जो लोग शिकवे और शिकायतें करने वाले हैं उन्हें ही जेलों में बंद करके रखा हुआ है। अब मेरा एक सवाल है कि कुछ हमारे दानिश्वर हैं जो मरसिए सुनाया करते थे और अजीब अजीब बातें करते थे। जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, नवाज शरीफ साहब से वो मुलाकात करने के लिए गई, जब वो वहां से निकली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये कहते थे बाप की मौजूदगी में बेटी को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक नहायत भोंडा और गलत तरीका था। एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त जो किया वो गलत था और उस जुल्म के ऊपर बड़े मरसिए पाकिस्तान में सुनाए गए। ये जुल्म उन दानिश्वरों को नजर नहीं आ रहा कि बाप और बेटी को एक साथ हथकड़ियां डाल के रखा हुआ है, बाप और बेटी को एक ही जेल के अंदर रखा हुआ है, बाप और बेटी को एक दूसरे से मिलने भी बाद में नहीं दे रहे। तो आज बाप हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अपनी बेटी के साथ खड़ा है, ये जुल्म उन्हें नजर नहीं आ रहा। क्या बेटी सिर्फ पाकिस्तान पूरे के अंदर मरियम नवाज है और उसी की इज्जत है? क्या बाप सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ है और उसी का दिल दुखता है? क्या कोई और बाप और बेटी हो नहीं सकता, या इन लोगों का खून हल्का है जो बलूचिस्तान में रहते हैं? इस आदमी से भी पूछें कभी इसके दिल से, इसको अपनी बेटी से कितना प्यार है। इसको भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार है जो कोई भी बाप अपनी बेटी से कर सकता है। इस बेटी से पूछें कि इसको अपने बाप से कितना प्यार है, जो जंजीरों में जकड़े हुए बाप के साथ खड़ी है, लेकिन मुजामत की अलामत बने हुए बाप बेटी टूट नहीं रहे। मेरे ख्याल में हमारे जो दानिश्वर हैं उन्हें यहां पे भी बात करनी चाहिए। अब वो कहां खप गए हैं, अब वो क्यों नहीं बात कर रहे? क्या इन लोगों का खून पानी है, या इनकी जिंदगियां सस्ती हैं, या इनके जज्बात नहीं है, या इनकी तकलीफ और दुख या ये कीड़े मकोड़े हैं? भाई हम बाकी लोग भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी इंसान समझा जाए। ये नहीं हो सकता कि एक शाही खानदान जो है उसकी छोटी सी बात को उठाकर आप बहुत बड़ा बना दें और बाकी दुनिया जलील होती रहे और आपको तवज्जो ही ना दे उस तरफ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस तरह सिस्टम चलेगा नहीं। और एस्टेब्लिशमेंट को ये कुछ अरसा सूट कर रहा है, लेकिन बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट को भी एक दिन इस बात की समझ आएगी कि उन्होंने कितना कुछ इस खेल में खो दिया है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में इमरान खान के बारे में कोई बात हुई थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बड़े अरसे से इंतजार कर रहा था कि मोहसिन नकवी एक ऐसा आदमी है जिसके सामने ये सवाल रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो उस मुलाकात में था। और जब मोहसिन नकवी के सामने रखा जाएगा तो वो जवाब जब आएगा तो वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अमेरिका में एक मीडिया ये कहता है और बहुत सारे लोग फोन करके इस बात की गारंटियां दे रहे हैं, यानी मैं इसको श्योरिटी के साथ तो खबर दे नहीं सकता जब तक कि दोनों तरफ से कंफर्मेशन ना मिल जाए, लेकिन वन साइडेड खबर यही आ रही है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी इमरान खान के बारे में। ये दावे कर रहे हैं लोग, लेकिन दूसरी जानिब से बिल्कुल खामोशी थी। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी खामोश है। तो ये तो मोहसिन नकवी साहब बता सकते थे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब से तो सवाल होना नहीं है, फील्ड मार्शल साहब से। तो मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी वो एक हलफ के पाबंद हैं, लिहाजा वो ये नहीं बता सकते कि मुलाकात में इमरान खान साहब से मुतालिक बात हुई या नहीं हुई। हलफ है उनका। देखिए, हलफ ये तो होता है कि मुलाकात के अंदर जो चीजें हुई या जो चीजें तय हुई वो चीजें बाहर नहीं आएंगी, ये तो हलफ हो सकता है। लेकिन जो चीजें मुलाकात में नहीं हुई उनके बारे में तो कहा जा सकता है ना कि ये चीज तो भाई ये तो थी नहीं, इसके बारे में तो कोई जो बात ही नहीं हुई उसके ऊपर क्या हलफ है। तो यहां पे फिर थोड़ा सा शुबा पैदा हो जाता है कि शायद बात हुई हो, लेकिन हम अभी भी ये मार्जिन ऐसे ही रखते हैं कि जब तक कोई कंफर्म इतला नहीं आती है, दोनों फ्रीकैन में से कोई एक खुलकर नहीं कहता कि इमरान खान के इशू के ऊपर बात हुई थी, तब तक इसको आप एक ऐसी खबर के तौर पे देख सकते हैं जो एक मीडिया ने दी और वो भी वन साइडेड दी और दूसरी तरफ का कोई मौकिफ नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ट्रंप ने ये बात की और उसके जवाब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्या कहा उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये खबर वैसे भी मुझे नामुकम्मल लगती है और इसमें जान तभी पड़ती है जब पता चले कि दोनों तरफ से कन्वर्सेशन क्या हुई और बातचीत क्या हुई। नाज़रीन, जो हालिया बारिशें हुई है ना, इन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि कुदरत के साथ हमने बहुत अजीबो गरीब तरीके से खेला है।
जो सदियों से रास्ता था ना नदी नालों का, पानी के बहाव का रास्ता था, जहां पे जंगल हुआ करते थे, बीच में पानी के बहाव के बहुत सारे रास्ते थे, उन जगहों पे जंगलों की कटाई की गई शहरों के आसपास। और वो जो इलाके थे सारे के सारे जहां पे खेत हुआ करते थे या पॉन्ड एरिया थे, या जहां से पानी गुजर के निकल जाता था, या जहां पे छोटी मोटी झीलें बन जाती थी, उन तमाम इलाकों के जमीनों को सीधा करके और दरख्तों को काट के वहां पे रेजिडेंशियल सोसाइटियां बना दी गई। रावलपिंडी डिवीजन में ये काम सबसे ज्यादा किया गया है। अरबों खरबों रुपया एक एक सोसाइटी के मालिक ने कमाया है। और यहां पे ऐसे ऐसे बंद बांध दिए इन सोसाइटी वालों ने कि अब पानी का जो नेचुरल बहाव था, जो सदियों से चल रहा था, वो रुक गया है। अच्छा, वो बहाव रुकने के बाद एक अजीबोगरीब सूरत पैदा हो गई है। जहां जहां पानी होता है वहां इकट्ठा हो जाता है और लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाता है, और पानी नए रास्तों की तरफ जाता है और नए इलाकों में जाकर घुसता है। उन इलाकों में पानी इकट्ठा हुआ जहां पे पहले माजी में कभी नहीं गया। और उसकी वजह यह है गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत तेजी से बहुत बड़े बड़े बंद बनाए गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह रिश्वत है, सिफारिश है, लालच है, नलायकी है, नाकस मनसूबाबंदी है। जो टाउन प्लानिंग होती है उसके नाम के ऊपर काम ही कोई नहीं होता। जो आपके जिले महकमे हैं वो सारे के सारे किस काम पे लगे हुए हैं? वो सियासत कर रहे हैं या सियासी मामलात में लगे हुए हैं। अपने काम पे किसी की तवज्जो ही नहीं है। दिन रात लिस्टें बनाते हैं, इसको पकड़ो उसको छोड़ो, इसको पकड़ो उसको छोड़ो, फलाना एमपी आ गया उसको ये कर दो, यहां पे जलसा नहीं होने देना, वहां पे जुलूस नहीं होने देना, ये रैली क्यों निकली है, पीटीए का झंडा क्यों लग गया। वो सारा दिन बेचारे इसी कामों पे लगे रहते हैं। जो काम करने वाले वो करते नहीं। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है इस पे, जहां भी बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसान हुआ है वहां नदी नालों के किनारों पर मिली भगत से नाजायज तामीरात की वजह से ही हुआ है। ये वही बात कर रहे हैं जो हकीकत में इसका इशू है। जब नाजायज तामीरात हो रही थी तो हुकूमती इदारे कहां होते हैं? नाजायज तामीर करने वालों को शायद यह मालूम नहीं कि जहां हुकूमती इदारे मुजरिमाना गफलत बरतते हैं या माल पकड़ते हैं और फितरत और कुदरत के डिजाइन में मुदाखलत करते हैं, वहां कुदरत फिर मामला अपने हाथों में ले लेती है। मामला यह है कि कुदरत ने तो मामला अपने हाथों में ले लिया है। पाकिस्तान का कानून यह मामला अपने हाथों में कब लेगा? और इन लोगों को कब पकड़ा जाएगा जिन्होंने ये एनओसी जारी किए हैं, जिन्होंने ये नक्शे देखे बगैर पास कर दिए हैं, जिन्होंने यहां से नदी नालों के रास्ते जो हैं जो पुराने चल रहे थे, जो पानी का बहाव जाता था, उनके ऊपर काम किए बगैर वो सिविल इंजीनियर कहां पे गए जो सारे भर्ती किए हुए हैं? वो सारे टेक्निकल ऑफिसर्स कहां पे गए जो भर्ती किए हुए हैं? वो सारे महकमे कहां पे गए जिनका ये काम था? चाहे वो आबपाशी का महकमा है, चाहे वो मौसमियात का महकमा है, चाहे वो बाकी महकमे हैं, जिले इंतजामिया है, बहुत सारे और महकमे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे किधर गए जो ये बताते थे कि पानी का ये बहाव जो है ये जाना चाहिए वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये नेचुरल बहाव है, इसको चलने दें। और उसको रोक दिया गया। रोकने का नतीजा आपके सामने। लिहाजा ये जो कुछ भी हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब, इसमें पंजाब के अंदर तो आपकी हुकूमत ही चलती रही है लंबा अरसा। उस्मान बुज़दार की हुकूमत भी आई है बीच में, लेकिन लंबा अरसा तो आपकी हुकूमत ही चलती रही है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में कुछ बड़े बड़े लोगों को, कुछ बड़ी बड़ी जो है वो रेजिडेंशियल सोसाइटियों को मौका मिला था, लेकिन उनके जाने के बाद तो तबाही फिर गई। हर तरफ एक सोसाइटी खुल गई, हर तरफ एक सोसाइटी नहीं खुल गई है। और ये ट्रेंड जो है उसको रोकने में आप लोग बिल्कुल नाकाम रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन मेरे सामने बैठकर कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर पर काफी अरसे के बाद, जब वो नए नए आए वज़ीर आला बने, उन्होंने कहा जी मैं हेलीकॉप्टर पर काफी अरसे के बाद मैंने जब फ्लाई किया लाहौर से तो मुझे अंदाजा हुआ कि लाहौर तो पहले जैसा रहा ही नहीं, बल्कि तमाम बड़े शहरों के आसपास ऐसी सोसाइटियां बन गई हैं जिन्होंने हमारे खेत और खलियान खत्म कर दिए हैं, जिन्होंने ग्रीन एरियाज तबाह कर दिए हैं। तो हमारी जो नेचर है वो तबाह हो रही है और इसके बड़े असरात हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब को इस बात का आइडिया 2008 में ही था जब वो वापस आने के बाद वज़ीर आला बने थे, लेकिन बजाय इसके कि इसके ऊपर वो अमल दरामद करते या रोकथाम करते, वो भी ऐसा लगता है इसके बेनिफिशियरी बन गए और उसकी वजह से आज मामला कहां पे पड़ा है आपके सामने है।